हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में हम हर हफ्ते साप्ताहिक जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बेस्ट जो वर्ड्स हैं वो आप तक लेकर आते हैं। और ये तीसरा वीडियो है जो मैं हिंदू न्यूज़पेपर का बना रहा हूँ। उसमें से छांटे हुए जो शब्द हैं वो हमारे स्टूडेंट्स मुझको ईमेल करते हैं और फिर मैं उनमें से जो बेस्ट वर्ड हैं वो सिलेक्ट करता हूँ और वीडियो आप तक लाता हूँ। ये वीडियो हिंदी भाषा में होगा। इसका इंग्लिश वीडियो मैंने पिछले हफ्ते अपलोड कर दिया था, तो स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि इसको हिंदी में भी बनाया जाए, तो ये वीडियो हिंदी भाषा में होगा। उसमें वही शब्द कवर किए जाएंगे जो पिछले हफ्ते वाले वीडियो में किए थे। तो वोकेबुलरी को सबसे अच्छा तरीका है करने का अखबार को पढ़ना, लेकिन कुछ अखबार ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना उतना आसान नहीं होता, इसलिए हम उनका एनालिसिस भी आपको रोज देते हैं और वोकेबुलरी का एक साप्ताहिक वीडियो भी आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला शब्द है बीम्यूज। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं एम्यूज। तो बीम्यूज और एम्यूज में जमीन और आसमान का फर्क है। ये दोनों आप इनको कुछ हद तक होमोनिम बोल सकते हैं, थोड़े से मिलते जुलते हैं, इनका जो साउंड है वो सिमिलर है, इसलिए अक्सर एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बीम्यूज का मतलब होता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं बीम्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम था चॉकलेट, और ये फिल्म इतनी ज़्यादा पेचीदा थी कि मैं कंफ्यूज हो गया, यानी बीम्यूज हो गया। लेकिन इस पिक्चर के जो गाने थे उन्होंने मुझे एंटरटेन किया, इसलिए मैं एम्यूज हो गया। देखिए, एम्यूज का मतलब होता है जब आप एंटरटेन हो जाते हैं। जैसे अगर कोई सर्कस का जोकर है तो वो आपको बिम्यूज करेगा या एम्यूज करेगा? वो आपको एम्यूज करेगा, यानी आपको रोमांच से भर देगा, आपको एंटरटेन करेगा, तो उसको बोलते हैं एम्यूज। बीम्यूज मतलब कंफ्यूज हो जाना। और कंफ्यूज के लिए दो चार हमारे पास बहुत अच्छे शब्द हैं, जैसे बेविल्डर हो जाना। बेविल्डर मतलब भी होता है कंफ्यूज हो जाना। पजल, पजल किसको बोलते हैं आप जानते ही हैं। आप अगर बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पजल आते हैं। पजल का मतलब कोई पेचीदा सवाल या कोई पहेली, आप उसको पजल बोल सकते हैं। परप्लेक्स मतलब भी होता है कंफ्यूज हो जाना। तो इन तीनों वर्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, पर आपको बीम्यूज और एम्यूज में फर्क समझ में आना चाहिए। एम्यूज मतलब एंटरटेनमेंट और बीम्यूज मतलब फंस जाना कहीं पे। अगला शब्द है डॉगेडली। आप जानते हैं जब अंग्रेजी में हम किसी शब्द के पीछे एल वाई लगाते हैं, इसका मतलब कि वो एडवर्ब है। हालांकि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जिनके पीछे एल वाई लगता है लेकिन फिर भी वो एडवर्ब नहीं होते। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं अगर कोई शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता छोड़कर बाकी किसी भी चीज की विशेषता बताए तो वो एडवर्ब होता है। अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव होता है। तो डॉगेडली यहां पे एडवर्ब है। डॉगेडली का मतलब होता है हार ना मानना। अगर कोई विपरीत स्थिति आए, डटे रहना और उसका सामना करना, यानी जब कोई व्यक्ति अडिग होता है तो अडिग को बोलते हैं डॉगेडली। और यहां पे अडिग जो है ये नेगेटिव शब्द नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार इसको नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कोई सन की अगर व्यक्ति है जिसको स्टबन बोलते हैं, स्टबन मतलब सन की, यानी जो अपने स्टांस से, अपना जो उसने सोच लिया उससे हिलेना, तो वो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है स्टबन। लेकिन डिटरमिन्ड जो शब्द है वो एक पॉजिटिव शब्द है। जैसे मैं एग्जाम में नंबर बनाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अंक लेना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए डिटरमिन्ड हूं। तो डॉगेडली का मतलब होता है डिटरमिन्ड, जब आपके अंदर कुछ पाने का जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा उस चीज के प्रति आपको प्रेरित करता है। आप बिल्कुल भी आप लगातार प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं उस चीज को पाने के लिए। आप अडिग हैं अपने पद से, आप उस चीज को पाकर ही दम लेंगे, उसको बोलते हैं डॉगेडली। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य आपके सामने पेश करता हूं। इवन दो आई वॉज टायर्ड, आई डॉगेडली प्रेस्ड ऑन थ्रू द हार्श क्लाइमेट। यानी कि हालांकि मौसम खराब था लेकिन मैं पर्यटक था और मैं जहां पर जाना चाहता था वहां जाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया, यानी मैं डॉगेडली अपने मोटिव को परस्यू कर रहा था, यानी मैं डिटरमिन्ड था। मेटाफर। देखिए, मेटाफर अंग्रेजी में दो चीजें होती हैं, एक होती है मेटाफर और एक होता है सिमिली। मेटाफर का मतलब होता है जब आप किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं लेकिन उसकी तुलना ऐसी करते हैं कि वो असली में नहीं होती वो चीज, लेकिन उसका एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कक्षा है और कक्षा के अंदर जो टीचर है वो आपको बोलता है कि आप सब चुपचाप बैठिए, आप सब ने, स्टूडेंट्स ने मिलकर इसे सब्जी मंडी बनाया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि क्लासरूम असली में कोई सब्जी मंडी बन गया है, लेकिन कहने का मतलब उसने एक कंपैरिजन ऐसा दिया है, यानी उसने मेटाफर यूज किया है। मेटाफर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हो उसके अंदर एक भाव देने के लिए, एक दिखाने के लिए कि उसकी तुलना उससे की जा सकती है, उसे बोलते हैं मेटाफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप इस तरह जैसे गाने होते हैं, गानों के अंदर कहते हैं कि आपकी आंखें झील जैसी हैं, लेकिन असली में वो झील नहीं है, लेकिन
आप उनकी तुलना झील से कर रहे हैं। जैसे झील में गहराई होती है, आंखों में गहराई है, आंखों के जो भाव हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं वो उस तरह के हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों की जब तुलना करते हैं उसे बोलते हैं मेटाफर। तो मेटाफर का मतलब जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं किसी सिंबॉलिक वे में, कोई सिंबल यूज करके। अगला है स्टम्प्ड। मैंने आपको सबसे पहला शब्द कौन सा बताया था? बेम्यूज बताया था। बेम्यूज क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना, जब आपको कुछ समझ में ना आए क्या करें। तो बस समझ लीजिए कि बेम्यूज जैसा ही शब्द है स्टम्प्ड। हालांकि स्टम्प्ड थोड़ा सा और ज्यादा डीप है, थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे सवाल किया और आपको कुछ भी नहीं आता उस बारे में, तो आप स्टम्प हो गए। आप इंटरव्यू के लिए आए मेरे पास और मैंने आपसे कुछ ऐसा सवाल कर दिया जो आपने सुना नहीं, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो आप स्टंप हो गए। स्टंप के और भी मीनिंग होते हैं। जैसे क्रिकेट में भी हम स्टंप यूज करते हैं, जब बैट्समैन क्रीज के बाहर आता है और जब वो रियलाइज करता है कि बॉल उससे मिस हो गई है और कीपर तक चली गई है, कीपर उसे स्टंप कर देता है, इससे पहले वो अपनी अपनी जो क्रीज है उसमें वापस पहुंचे, तो वो भी स्टंप होता है। तो स्टंप का मतलब होता है जब आप फंस जाते हैं किसी चीज में, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करें हम, उसको बोलते हैं स्टम्प्ड। हालांकि आप इसको थोड़ा बहुत बेम्यूज्ड ही मान सकते हैं, कंफ्यूज, पजल उसी सेंस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अग्रीव्ड। अग्रीव्ड का मतलब होता है भुक्त भोगी, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, उसको बोलते हैं अग्रीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोसी की जो गाड़ी है वो चोरी हो गई और आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने गए। पुलिस वाला आपको कहता है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है सिर्फ वही एफआईआर लिखवा सकती है, यानी कि जिस पर बीती है, जो भुक्त भोगी है वो ही लिखवा सकता है। तो अग्रीव्ड मतलब होता है जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो या जो क्रोधी हो, क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसने झेला है, उसे बोलते हैं अग्रीव्ड, अग्रीव्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, द इनमेट, इसको आप एन बना लीजिए। द इनमेट, इनमेट होता है कैदी, प्रिजनर। द इनमेट वॉज अग्रीव्ड बिकॉज ऑफ हार्श ट्रीटमेंट बाय द जेल ऑफिशियल्स। यानी कि जो कैदी था वो अग्रीव्ड था, बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा क्रोधित था, क्योंकि उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो किया जेल के लोगों ने, जेल के अफसरों ने। सो एग्रीव्ड मतलब डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस शब्द किससे बना? स्ट्रेस से। जो व्यक्ति स्ट्रेस के अंदर यानी तनाव के अंदर होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रेस। तो अग्रीव्ड पर्सन कैसा होगा? बहुत ज्यादा तनाव में होगा, स्ट्रेस में होगा, यानी वो डिस्ट्रेस्ड होगा या रिजेंटफुल। इन सब का मतलब एक ही है। एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है जब आप कुछ ऐसी बातें करें जिसका कोई मतलब ही ना हो। अब जिसे कहते हैं हम आम भाषा में बिना सर पैर की बात करना, कुछ ऐसा बोलना जो बिल्कुल ही रिडिक्यूलस हो। रिडिक्यूलस मतलब जिस पे हंसा जा सके, जिसका मजाक उड़ाया जा सके। कुछ ऐसी बात करना जो बिना सोचे समझे, जो अनरीजनेबल बात करना, यानी वो बात इतनी प्रैक्टिकल, उतनी प्रैग्मेटिक नहीं है, उसको बोलते हैं एब्सर्डिटी। बिना सर पैर की बातें करना, बिना प्रैक्टिकल बात करना, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड। तो एब्सर्ड से बना एब्सर्डिटी। So for example, as I came out of the interview room, I felt sad at the absurdity of some of the answers that I had given. यानी कि मेरा जो साक्षात्कार हुआ, मेरा जो इंटरव्यू हुआ, उसके वक्त कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उस वक्त आपको सवालों के बहुत अच्छे जवाब नहीं सूझ रहे होते, आप कुछ भी बोल देते हैं वहां पे, लेकिन बाहर जब रूम से निकलते हैं तो आपको लगता है अरे काश मैं ये वाला जवाब दे देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरे बहुत अच्छा जवाब मेरे मन में सूझा। तो यानी कि उस वक्त आपने जो जवाब दिए वो इतने सोचे समझे नहीं दिए, उतने अच्छे नहीं दिए, आपने एब्सर्ड आंसर दिए और इसीलिए आप अपने आप से उदास हो गए जब आप इंटरव्यू रूम के बाहर आए। बी रेफ्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जिससे कुछ छिन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसकी प्रेमिका ने छोड़ दिया है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके किसी करीबी व्यक्ति का अंतकाल हो गया है, कोई किसी के फादर अगर एक्सपायर हो गए, मदर या कोई प्रेमिका या वाइफ, तो आप कह सकते हैं कि बी रेफ्ट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उसके किसी परिवार के या किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति ने छोड़ दिया हो, तो उसे कहते हैं बी रेफ्ट। बहुत ही दुखी, बहुत ही ज्यादा उदासीन व्यक्ति। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन माई हस्बैंड डाइड आई फेल्ट bereft ऑफ लव एंड होप। यानी जब मेरे जो हस्बैंड हैं उनका देहांत हुआ, उसके बाद आई फेल्ट bereft ऑफ लव एंड होप, यानी मुझे ऐसा लगा जैसे जो प्यार और जो आशा है वो मेरे अंदर से चली गई। मुझे आई फेल्ट bereft, मैंने bereft अपने आप को फील किया। यानी एक जैसे कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बेवफाई में हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो दुख में हो, ही इज bereft। फार्स। फार्स मतलब होता है एक मजाक बन के रह जाना कोई चीज, उसको बोलते हैं फार्स। अ लुडिक्रस एक्शन या सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, लुडिक्रस मतलब क्या? जिसपे हंसी आए, एकदम तमाशा हो जाए कोई। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था। मैं ये सोच के गया था कि भाई मैच बहुत क्लोज होगा, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 39 रन पे आउट हो गई। वनडे मैच था, सिर्फ 39 रन पे। यानी मैं तो एक बहुत क्लोजली कंटेस्टेड मैच देखने गया था, मुझे लगा बहुत ही ज्यादा क्लोज मैच होगा, लेकिन क्या बन गया? वो एक फार्स बन गया, एक तमाशा बन गया। तो जब कोई चीज ऐसी बन जाए, कोई सिचुएशन या कोई
एक्शन जिस पे हंसी आए, जिस पे लगे कि ये तो एक मजाक बन के रह गया, उसको बोलते हैं फार्स। बहुत ही नेगेटिव शब्द है फार्स। एंडेमिक, ये बहुत अच्छा शब्द है। आपको 3 शब्द बताता हूं, एक है एंडेमिक, एक है पेंडेमिक और एक होता है एपिडेमिक। आजकल दिल्ली में क्या फैला हुआ है? आजकल दिल्ली में डेंगू फैला हुआ है और चिकनगुनिया बहुत फैला हुआ है। वैसे तो चिकनगुनिया साउथ का डिजीज है, जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं वहां पे ज्यादा होता है। कर्नाटक में बहुत ज्यादा है, कुछ हद तक आंध्रा के कुछ हिस्से हैं, नॉर्थ वेस्टर्न आंध्रा में बहुत ज्यादा होता है, तेलंगाना में काफी ज्यादा होता है, लेकिन दिल्ली में भी होता है। डेंगू भी दिल्ली में काफी ज्यादा है। तो ये जो दोनों रोग हैं ये तब फैलते हैं जब जो बारिश वाला सीजन होता है वो खत्म हो रहा होता है और शीत जो सत्र है, जो विंटर सीजन है वो स्टार्ट हो रहा होता है। उनका जब मिलन होता है तब ये दोनों फैलते हैं। यानी ये दोनों डिजीज, डेंगू और चिकनगुनिया, ये दोनों ही एक खास समय पे आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। इनका एक टाइम है, इसलिए सरकार को टाइम भी मिल जाता है कि वो इस पे कुछ एक्शन ले पहले से ही, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सितंबर अक्टूबर के आसपास ये दोनों डिजीज अपना विकराल रूप ले लेंगे। तो ऐसी चीज जो किसी खास समय पे आए, जिसका एक खास पीरियड है, उस वक्त पे वो चीज बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसे आता है, ये पूरे साल शांत थे, ये कोई ग्राफ बनाया, पूरे साल शांत थे और फिर एकदम से इन्होंने स्पाइक ले लिया, यानी इस वक्त ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गए, वाइड स्प्रेड हो गए, बहुत ज्यादा फैल गए। तो ये एपिडेमिक होते हैं। ध्यान से सुनिए, ये एपिडेमिक है। कोई खास रोग, जनरली एपिडेमिक हम रोगों के लिए ही यूज करते हैं। कोई ऐसा खास रोग जो किसी खास समय पे आए और उसका वही साइकिल होता है, फिर वो चला जाता है। एंडेमिक मतलब कुछ और होता है। एंडेमिक मतलब होता है कोई ऐसी चीज, ये रोग भी हो सकता है या कोई और चीज भी हो सकती है, जो किसी खास एरिया में आए। फर्क ध्यान से सुनिए, एपिडेमिक मतलब जो किसी खास समय पे आए, एंडेमिक मतलब जो किसी खास एरिया के अंदर सीमित हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पौधा है, ये अगर किसी खास राज्य में है, जैसे मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है, दिस फ्लावर इज एंडेमिक टू हरियाणा, यानी ये जो पुष्प है, ये जो फूल है, ये हरियाणा में पाया जाता है, यानी हरियाणा का एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब किसी खास जगह पे जब कोई चीज होती है तो उसे एंडेमिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे भारत के अंदर रोग हैं जो किसी खास एरिया में ही ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक रोग होता है गोइटर। और अगर नमक में आयोडीन की कमी हो जाए तो आपका थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, उसे गोइटर बोलते हैं। अब ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको गोइटर। जो लोग समुद्र के पास रहते हैं उनको तो कभी गोइटर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो समुद्री जो चीज़ होती है वो नमकीन होती हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा सी फूड वगैरह खाते हैं, उसमें नमक जाता है शरीर में उनके, तो गोइटर नहीं होता। लेकिन जो पहाड़ों पे रहते हैं तो गोइटर होता है। यानी गोइटर हम कह सकते हैं, गोइटर इज एंडेमिक टू द माउंटेन रीजन्स। गोइटर कहाँ देखा जाता है? जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके अंदर देखा जाता है, क्योंकि वो उतना नमक उतना कंज्यूम नहीं होता, उस तरह का वातावरण नहीं होता नमक वाला, तो उनमें गोइटर ज़्यादा देखा जाता है। तो इस तरह से शब्दों में फर्क करना आना चाहिए। एंडेमिक और एपिडेमिक में बहुत कंफ्यूजन होती है। अब तीसरा शब्द है पेंडेमिक। देखिए पैन मतलब क्या होता है? पैन मतलब होता है हर तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में जो दिवाली है वो पैन इंडिया मनाई जाती है। पैन इंडिया मतलब चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, हर कोई दिवाली मनाता है, तो वो पैन इंडिया। पैन इंडिया मतलब हर तरफ। अगर मैं कहता हूं कोई रोग है वो पूरी बॉडी में फैल गया तो आप बोल सकते हैं कि पैन बॉडी। पैन मतलब होता है हर जगह। पैंडेमिक मतलब क्या हो जाएगा फिर? एक ऐसा रोग जो हर जगह फैला हुआ हो, यानी कि भारत से कोई रोग है वो पाकिस्तान में फैल गया, पाकिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से अमेरिका। यानी जब कोई रोग जो बाउंड्रीज है उसे क्रॉस कर जाता है और सर्वत्र हर जगह होता है, उसे पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे आप कोई ऐसा रोग बता सकते हैं जो पैंडेमिक हो? जैसे H1N1 फैला था आज से 6 साल पहले, H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते थे। तो इस तरह के भी रोग हैं जो कई देशों में फैल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जो एंडेमिक हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जीका वायरस, जीका वायरस जो है, जीका वायरस फैलता है तो ये दक्षिण अमेरिका में ही फैला है, यानी आप बोल सकते हैं जीका वायरस इज एंडेमिक टू साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब होता है अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना, उसको बोलते हैं रिस्ट्रेन। यानी कौन कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप पे कंट्रोल रखता है? उसे बोलते हैं एस्केटिक। एस्केटिक व्यक्ति होता है जो दुनिया के जो सुख हैं उनका त्याग करता है, चाहे ये हो सकता है किसी गुफा में रहे, जंगलों में जाके रहे, या फिर एक सादा जीवन, उच्च विचार किस्म का जीवन जिए, वो है एस्केटिक। और जो एस्केटिक व्यक्ति होता है, याद रखना, वो सेल्फ डिनायल करता है। डिनाई मतलब क्या होता है? मना कर देना। डिनायल मतलब अपने आप को किसी चीज से रोकना, यानी कि कोई शराब है, मांस मदिरा है, उसका सेवन ना करना, किसी और तरह के गलत कामों में ना पड़ना, यानी सेल्फ डिनायल, यानी एस्केटिक जीवन। जो गांधी जी थे वो एस्केटिक जीवन जीते थे, सादा जीवन जीते थे, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करते थे, रिस्ट्रेन करते थे। तो जब आपको अपने इमोशंस पे, अपने बिहेवियर पे, व्यवहार पे कंट्रोल हो तो आप रिस्ट्रेन कर रहे हैं, यानी आप एस्केटिक हैं। और एक दूसरा व्यक्ति होता है जो सुखों के पीछे ही भागता रहता है।
जिसका जिंदगी का एक मकसद है कि बस एंजॉय करना है, कुछ भी सामने आए सब चलता है, उस किस्म का व्यक्ति, तो उसको आप बोल सकते हैं हेडोनिस्ट। ये अच्छा शब्द है हेडोनिस्ट, थोड़ा सा कठिन है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म यानी सुखों के पीछे भागना, सांसारिक सुखों के पीछे भागना। इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसका बस एक ही मकसद होता है कि बस सुख चाहिए जीवन में, चाहे किसी भी तरह चाहिए, कोई भी सुख, तो हेडोनिस्ट बोलते हैं उसे। आप एक और शब्द यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा लूज शब्द है, डिबॉचरी। डिबॉच बोलते हैं उस व्यक्ति को जो अगेन जो कोई गलत काम से उसे परहेज नहीं है, बस एंजॉय करना है, तो वो है डिबॉच। यानी एस्केटिक के दोनों बिल्कुल उल्टे शब्द हैं, एक तो हेडोनिस्ट और एक डिबॉच। और एस्केटिक जो व्यक्ति होता है वो अपने ऊपर लगाम रखता है, खर्चे कम करता है, जितना जरूरत है उतना खर्चा करता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करता। तो इसको बोलते हैं ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब कम खर्चा करना, किफ़ायत करना, जहाँ जरूरत हो बस उतना ही खर्चा करना। यानी कि इस तरह का व्यक्ति कैसा जीवन जीता है? ऑस्टियर। ऑस्टेरिटी से बना ऑस्टियर, सादे जीवन को बोलते हैं ऑस्टियर जीवन। तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एलोक्वेंस, अंग्रेजी में एक वर्ड रूट होती है, एक जड़ होती है जिसे बोलते हैं एलोक्यू लॉक। लॉक का मतलब बात करना। इसी तरह डब्ल्यूओसी वॉक, वॉक का मतलब भी होता है बात करना। तो लॉक मतलब क्या होता है? बात करना। इसी तरह जो व्यक्ति बातूनी होता है उसे बोलते हैं लोक्वेशियस, बहुत ज्यादा बातूनी, पूरे टाइम बड़बोला, बड़बड़ करने वाला, या उसे बोलते हैं गैरुलस। आप गैरुलस भी बोल सकते हो, बहुत प्यारा शब्द है ये भी। अब एलोक्वेंस क्या हो गया? अब अगर मान लो एग्जाम में वर्ड आ जाए, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो लॉक को पकड़ लो, एलोक्यू। लॉक मतलब बात करना, तो कुछ बात करने से रिलेटेड होगा। जो व्यक्ति बातें बहुत अच्छी करता है उसे बोलते हैं एलोक्वेंट। ऐसा लगता है कि उसके मुंह से शब्द बह रहे हैं, बहुत अच्छा स्पीकर, बहुत ज्यादा अच्छा वक्ता, उसे बोलते हैं एलोक्वेंट। यानी कि उसकी जो बातें थी उसमें एलोक्वेंस था। एलोक्वेंस मतलब क्वालिटी, और जो व्यक्ति एलोक्वेंस जिसके अंदर होती है वो बन गया एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट होगा व्यक्ति और एलोक्वेंस है क्वालिटी। एलिवेटेड, देखिए अंग्रेजी में दो शब्द हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक एलिवेटेड और एक एलेटेड। एलेटेड मतलब बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश, आज मेरी लॉटरी निकल गई, मैं एलेटेड हूं। आज मेरे भाई की जॉब लग गई, मैं एलेटेड हूं। एलेटेड मतलब बहुत ज्यादा खुशी, खुशी की सीमा ना होना। लेकिन एलिवेटेड क्या होता है? आप जब ऊपर जाते हैं कहीं बिल्डिंग में तो किससे जाते हैं? एलिवेटर। एलिवेटर मतलब जो आपको ऊपर ले जाए, ऊपर की तरफ ले जाए। तो एलिवेटेड मतलब कोई ऐसी चीज जो ऊंचाई पे हो, वो एलिवेटेड है। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हो, जमीन से ऊपर हो, वो एलिवेटेड कही जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, जो भी चीज सामान्य से ऊपर हो वो एलिवेटेड है, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल भारत में अगर आप देखें तो किसका स्टेटस ज्यादा है? क्रिकेट खिलाड़ियों का या बाकियों का? तो क्रिकेट खिलाड़ियों का ज्यादा है। तो भारत में जो क्रिकेट खिलाड़ियों का स्टेटस है वो काफी एलिवेटेड है बाकी खिलाड़ियों से। एलिवेटेड मतलब सामान्य से ऊपर। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपकी पहुंच से बाहर हो। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके एरिया का एमएलए है, आप उससे मिलने की कोशिश करते रहते हो, वो इनएक्सेसिबल है, आपसे नहीं मिलता, आप उस तक नहीं पहुंच सकते, आपकी पहुंच से बाहर है, इनएक्सेसिबल। किसी चीज को एक्सेस कर पाना यानी उस तक पहुंच पाना। फॉर एग्जाम्पल ये जो टापू है समुद्र के बीच में, क्या ये एक्सेसिबल है? क्या आप यहाँ पैदल चल के जा सकते हो? नहीं, आपको क्या चाहिए? बोट चाहिए, स्टीमर चाहिए, कुछ चाहिए यहाँ तक जाने के लिए। तो ये पैरों पे चलने के लिए इनएक्सेसिबल है। तो कोई ऐसी चीज जहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो, या जिस व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो, तो कई सेंस में यूज कर सकते हो इनएक्सेसिबल। तो फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग इज कंप्लीटली इनएक्सेसिबल टू पीपल इन व्हील चेयर एज देयर इज नो एलिवेटर। अब आपका मकान है 7वीं मंजिल पे और लिफ्ट है नहीं वहां पे, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग है, जो चल फिर नहीं सकता, तो क्या उसके लिए आपका घर एक्सेसिबल है? नहीं, वो इनएक्सेसिबल है। रिप्लीट, रिप्लीट का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, एकदम भरा हुआ। अगर आप 5 पराठे खा लो तो एकदम रिप्लीट हो जाओगे। रिप्लीट मतलब पूरा भरा हुआ। याद रखिए, रिप्लीट का मतलब ये नहीं होता जरूरत से ज्यादा, इसका मतलब होता है पूरा फुल, एकदम भरा हुआ। जरूरत से ज्यादा को बोलते हैं सरप्लस, दोनों में फर्क है। जैसे ये टोकरी है, ये रिप्लीट है, इसमें जरूरत से ज्यादा आड़ू नहीं रखे हुए, ये आड़ू है शायद, पीच है, ये रिप्लीट है। सरप्लस मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, यानी हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा। इसको आप सरफिट भी बोल सकते हो, या आप उसे सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हो। सुपरफ्लुइटी, जैसे अंग्रेजी में आपने सुपरफ्लुअस एरर पढ़े होंगे। सुपरफ्लुअस एरर क्या होते हैं? जब आप सेंटेंस में जरूरत से ज्यादा शब्द यूज करते हो जो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सुपरफ्लुअस। तो जरूरत से ज्यादा होना यानी सरप्लस, सरफीट और सुपरफ्लुअस। और रिप्लीट मतलब पूरा पैक्ड होना, एकदम भरा हुआ होना कोई चीज, उसे बोलते हैं रिप्लीट। डायनामिक, डायनामिक बोलते हैं कोई ऐसी चीज जिसमें लगातार परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील, रुकी हुई नहीं है, लगातार मूव हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है। पानी है, पानी जो बहता है नदी का, क्या वो स्टैटिक होता है? नहीं। जैसे जीके होती है, जीके दो तरह की होती है, एक तो स्टैटिक जीके, किस देश की कौन सी राजधानी है, किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है, ये सब कभी नहीं चेंज होगा, एटलीस्ट
अप्रिशिएबल टाइम पे चेंज नहीं होगा, तो वो स्टैटिक है, रुका हुआ। और स्टैटिक का बिल्कुल उल्टा शब्द है डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है? डायनामिक मतलब होता है जब कोई चीज उसमें लगातार परिवर्तन होता रहे। अब इसको यूज कैसे करते हैं शब्द को? देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है डायनामिक और एक होता है डायनामिक्स। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। याद रखिए, डायनामिक एक क्वालिटी होती है और डायनामिक्स एक प्रक्रिया होती है। जैसे फिजिक्स में, अगर कोई आप में से फिजिक्स का स्टूडेंट हो तो वो जानता है डायनामिक्स क्या होता है। डायनामिक्स क्या होता है? जब आप कोई पदार्थ लेते हैं, कोई कोई आपने वस्तु ली, उसमें परिवर्तन आ रहा है, आपने उस पर दबाव डाला, परिवर्तन आ रहा है, तो वो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। आप कहोगे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, उनके जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब पहले से बदतर हो रहे हैं, तो यानी उनके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। डायनामिक मतलब किसी चीज में जब परिवर्तन होता है, यानी कि जो रिश्ते हैं वो डायनामिक है, तो रिश्तों की डायनामिक्स चेंज हो रही है क्योंकि वो डायनामिक है, तो इसको बोलते हैं डायनामिक। अब इसका एक मतलब और होता है, अगर कोई व्यक्ति है मान लो, और मैं कहूं आप तो बहुत डायनामिक पर्सन हो। डायनामिक पर्सन मतलब क्या, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? अगर कोई व्यक्ति है, मैं कहता हूं ये तो बहुत स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब कोई बिल्कुल ऐसा लगता है इसे देख के एकदम डेड, एकदम कोई एनर्जी नहीं है इसके अंदर, कोई इसको देख के ऐसा लगता है एकदम आलसी, लेजी। लेकिन बहुत डायनामिक है मतलब यानी लगातार उसमें परिवर्तन। परिवर्तन मतलब अब यहां पे पॉजिटिव है कि बहुत एक्टिव है, एनर्जी से भरा हुआ है, पूरा लबालब एनर्जी से भरा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा होगा, वही तो एक जगह से दूसरी जगह उसमें परिवर्तन होगा, यानी उससे बात करेंगे तो उसके ऐसा लगेगा शरीर से एनर्जी निकल रही है, वो डायनामिक है। कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या होता है? कॉन्शियंस होता है आपकी अंदर की आवाज जो आपको कहती है कि कोई गलत काम मत करो, उसे बोलते हैं कॉन्शियंस। यानी कि एक पर्सन की ऐसी अंदर से जो आवाज आती है जो उसे यह बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसे बोलते हैं कॉन्शियंस। और कॉन्शियंस और एथिक्स में क्या फर्क होता है? देखिए, एथिक्स भी वही होते हैं। एथिक्स हालांकि हर पर्सन के लिए अलग होते हैं, जैसे कॉन्शियंस। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई चीज मेरे लिए गलत नहीं है, आपके लिए गलत हो सकती है। कोई कोई व्यक्ति है वो शराब पीता है, तो वो कहता है उसके लिए गलत नहीं है, उसका एथिक्स उसे अलाउ करते हैं, लेकिन मेरे एथिक्स मुझे अलाउ नहीं करते। तो एथिक्स और कॉन्शियंस ये चीजें हर व्यक्ति की अलग होती हैं, यानी सब्जेक्टिव होती हैं। देखिए, अंग्रेजी में दो चीज होती हैं, एक होती है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। क्या फर्क है दोनों में? ऑब्जेक्टिव मतलब वो होता है जो हर एक के लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं और आप 15 लोगों से पूछ लो कि कितने लोग बैठे हैं, तो सब कहेंगे 4 लोग बैठे हैं, यानी इसमें जो उनकी अलग अलग विचारधारा है वो काम नहीं करेगी, सबके लिए ऑब्जेक्टिव चीज है वो। लेकिन अगर मैं पूछूं इन 15 लोगों में सबसे खूबसूरत कौन है, तो हर 15 व्यक्तियों का अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव चीज है, यानी उसमें अपनी विचारधारा, अपनी खुद की जो परसेप्शन है वो इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें होती हैं अंग्रेजी में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसी तरह जो कॉन्शियंस है वो सब्जेक्टिव चीज है, हर व्यक्ति अपना खुद डिसाइड करता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। कई व्यक्तियों के लिए मांसाहार खाना वो उनकी कॉन्शियंस अलाउ करती है, कईयों के लिए नहीं करती, कई उसे जीव हत्या समझते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कॉन्शियंस होती है। कॉन्शियंस मतलब आपकी अंदर की आवाज जो आपको यह कहती है कि आपने गलत किया या सही। अगला शब्द है फ्लैगिंग। इसको समझना थोड़ा कठिन है और इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। पहले मैं आपको इसका नॉर्मल एक मीनिंग बता देता हूं जो एग्जाम में ज्यादा आता है। फ्लैगिंग मतलब जब किसी चीज में बहुत ज्यादा कमी आ जाए, जब कोई चीज पहले से बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं फ्लैग होना। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बहुत ज्यादा धनी होता था, मेरे पास करोड़ों रुपया था, लेकिन फिर मेरी तकदीर ऐसी बदली कि मेरे जो पूरी तकदीर ही पलट गई, यानी मेरे सारा जो धन था वो फ्लैग होना स्टार्ट हो गया, मेरे सारे फॉर्चून्स फ्लैग हो गए, यानी कि वो बदतर होने लगे, पहले से वर्स होने लगे, तो उसको बोलते हैं फ्लैग होना। तो फॉर एग्जाम्पल, जब किसी चीज की क्वालिटी में या क्वांटिटी में कमी आती है तो उसे बोलते हैं वो चीज फ्लैग हो रही है। जैसे अगर मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त को बोलता हूं अगर मैं फ्लैग होने लगूं तो प्लीज मुझे उठा देना और मुझे कॉफी पिला देना। फ्लैग होने लगूं मतलब अगर मेरी क्षमता में, यानी कि मैं नींद की तरफ जाऊं, यानी कि मैं थोड़ा सोने लगूं या मैं ऊँघने लगूं, तो मुझे उठा देना, यानी अगर मैं फ्लैग होने लगूं। तो किसी चीज की अगर क्वालिटी या क्वांटिटी में कमी आती है तो उसे बोलते हैं फ्लैग, फ्लैग होना, वो चीज फ्लैग हो रही है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट मीनिंग और होता है। फ्लैग का एक मतलब यह भी होता है जब आप किसी चीज पर विशेष ध्यान देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब का वीडियो देखोगे तो उसके नीचे यूट्यूब एक ऑप्शन देता है मोर के अंदर रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब यूट्यूब को यह वीडियो रिपोर्ट कर दो, यूट्यूब इस पर खास ध्यान देगा। और आप इसको रिपोर्ट क्यों करोगे? और रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट के आगे झंडा बना हुआ है, यानी फ्लैग कर रहे हो आप इसे। फ्लैग कर रहे हो मतलब आप यूट्यूब को यह कह रहे हो कि इस वीडियो पर खास ध्यान दो। अब ये किस तरह का ध्यान दो? यानी ये वीडियो या तो हो सकता है किसी ने मटेरियल चुरा लिया हो आपका और बना दिया हो, किसी ने आपका वीडियो अपलोड कर दिया हो, कॉपीराइट इशू कोई हो गया हो, या इस वीडियो में कोई ऐसी बहुत ही घिनौनी चीज दिखाई गई है जिससे समाज को खतरा हो। यानी कुछ भी करके आप उस वीडियो को रिपोर्ट कर रहे हो यूट्यूब को उस पर विशेष ध्यान देने के लिए, या आप उसे फ्लैग कर रहे हो। सो फ्लैग मतलब किसी चीज को खास तरह से ट्रीट करना जिससे उस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। नज।
नज मतलब होता है किसी को हल्का सा धक्का मारना। जैसे कोई लेक्चर चल रहा है और मेरा दोस्त सोने लगा तो मैंने घुटने से हल्का सा उसे नज कर दिया, या पीठ पे हल्का सा उसे नज कर दिया जिससे उसकी नींद खुल जाए। तो जेंटली, बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही नम्रता पूर्वक, बहुत ही कम बल के साथ, धक्का मारने को नज नहीं बोलते, हल्का सा एक जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा उसे नज करना। तो जेंटली किसी को पुश करना यानी नज करना। फिएट, ये इटली की गाड़ियों की कंपनी फिएट की बात नहीं हो रही। फिएट मतलब होता है जब कोई सरकार, ये एक सरकारी टर्म है, जब कोई सरकार एक ऑर्डर देती है जो सबको मानना पड़ता है तो उसे बोलते हैं फिएट, यानी एक ऑर्डर जिसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। इसको डिक्री भी बोलते हैं। डिक्री मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो सबको मानना पड़ता है, सब उसे मानने के लिए ऑब्लिगेटेड होते हैं, बाध्य होते हैं, उसे बोलते हैं फिएट। एक और बहुत खूबसूरत शब्द मैं आपको बताता हूं, मिलता जुलता, जिसको बोलते हैं विप। वैसे विप को बोलते हैं चाबुक। अगर हिंदी में विप का मतलब देखें तो चाबुक, जैसे चाबुक मारते हैं किसी को, घोड़े को चाबुक मारते हैं, जानवर को मारते हैं कंट्रोल करने के लिए। विप मतलब होता है, अगेन ये किस्म का फिएट है, यानी हालांकि ये अपनी ही पार्टी के लोगों को दिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा पार्लियामेंट्री विप इशू कर देती है। जैसे जीएसटी बिल अगर पास करना है, लेकिन मान लो बीजेपी के अपने ही कोई मेंबर है जो जीएसटी से खुश नहीं है, लेकिन बीजेपी ने विप इशू कर दिया। विप इशू कर दिया मतलब जो भी हमारी पार्टी की लाइन से अलग जाएगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, यानी विप इशू कर दी। तो यानी कि एक तरह का ऑर्डर इशू कर दिया, डिक्री इशू कर दी। फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक मतलब जब कुछ लगातार होता जाता है इतनी ज्यादा स्पीड से कि समझ में ही ना आए, उसे बोलते हैं फ्रेनेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल, इट हैज बीन अ डे ऑफ फ्रेनेटिक एक्टिविटी, यानी मेरा जो आज का दिन था मुझे पता ही नहीं चला कब बीत गया। पहले मैं उठा, फिर मैं पढ़ाने गया, फिर मैं वापस आया, फिर मुझे कुछ और काम था, फिर मैं एक शादी में गया, फिर मैं, तो एक तरह से मुझे समझ में ही नहीं आया। यानी जो एक्टिविटी थी उसकी जो स्पीड थी वो इतनी ज्यादा थी, एक वाइल्ड, एक जंगली की तरह, एक जिसे कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड, उसको बोलते हैं फ्रेनेटिक। और फ्रेनेटिक का एक मतलब और भी होता है। फ्रेनेटिक मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी गति बहुत ज्यादा हो, जैसे फ्रेनेटिक पेस, अनकंट्रोलेबल पेस। कोई अगर बहुत तेज दौड़ता है, जो उसेन बोल्ट है, वो उसकी फ्रेनेटिक पेस है, अनकंट्रोलेबल पेस है। इनंशिएट, इनंशिएट मतलब होता है जब आप बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोलते हैं, अटकते नहीं हैं, उसको बोलते हैं इनंशिएट। या अपनी थॉट्स में, अपने विचारों में एकदम क्लियर रहते हैं, आप बात को डामाडोल नहीं करते, ना बात को घुमाते, यानी कि आप सरकम लोक्यूशन नहीं करते। सरकम मतलब गोल और लॉक मतलब बात करना, तो लॉक से लोक्यूशन बना, तो सरकम लोक्यूशन मतलब गोल गोल घुमा के बात करना। इनंशिएट मतलब होता है एकदम साफ बोलना, स्पष्टवादिता रखना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आपने जो बोला सबको समझ में आया, आपके विचार सबको समझ में आए, उनमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं थी। एम्बिग्विटी मतलब यानी उनमें कोई भी डबल मीनिंग बात नहीं थी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो समझ में ना आए, उसको बोलते हैं एम्बिग्विटी। आप एकदम अनइक्विवोकल थे। अनइक्विवोकल मतलब आपने इक्विवोकेट नहीं किया, यानी आपने बात को घुमाया नहीं, एकदम स्पष्टवादिता रखी, यानी अनइक्विवोकल थे आप। अनइक्विवोकल और अनएम्बिगुअस एकदम सिनोनिम्स हैं, एकदम समानार्थी शब्द हैं। लेकिन एम्बिग्विटी रखना या इक्विवोकेट करना मतलब बात को घुमा घुमा के बोलना, साफ एकदम ना बोलना। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन मतलब होता है कोई क्राइम करना, कोई अपराध करना, कानून का उल्लंघन करना, कानून को तोड़ना, उसे बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं फेलनी। फेलनी मतलब अपराध करने की प्रक्रिया, और अपराध जो करे वो है फेलन। फेलन मतलब क्रिमिनल यानी अपराधी। तो अपराध करने की प्रक्रिया है फेलनी या ट्रांसग्रेशन, और अपराधी को बोलेंगे फेलन या क्रिमिनल। प्रेसिपिटस, प्रेसिपिटस मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची। ऊंची से मतलब क्या है? ऊंची मतलब जरूरी नहीं है कि वो बहुत ऊंचाई पे हो, ऊंची मतलब एकदम जो स्टीप हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है, अब अगर कोई ऐसा पहाड़ है प्लेट्यू वाला है तो उसे चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई ऐसा खड़ा पहाड़ है एकदम, तो क्या आप उस पर चढ़ पाएंगे आसानी से? नहीं। क्यों? क्योंकि वो काफी प्रेसिपिटस स्लोप है, यानी बहुत स्टीप है। आप अगर कभी वैष्णो देवी गए हो तो वहां देखेंगे आप, शुरू में तो चढ़ाई बहुत आसान होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वो प्रेसिपिटस होती जाती है, यानी बहुत स्टीप, एकदम परपेंडिकुलर, एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एकदम 90 डिग्री पे, तो वो है प्रेसिपिटस। अगला शब्द है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन मतलब होता है जब आप सेक्ट्स बना देते हैं, SECT। सेक्ट मतलब क्या होता है? दल या गुट, गुटबाजी करना। आपने अपना गुट बना दिया, अपना दल बना लिया, और आपका जो इंटरेस्ट है बस अपने गुट में है। जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, वो क्या होती है? समाज को बांटना, समाज को धर्म में बांटना, जातियों में बांटना, समाज को उनके विचारों में बांट देना, आइडियोलॉजीज में बांट देना। आप लेफ्टिस्ट हो, आप राइटिस्ट हो,
आप लिबरल हो, आप फंडामेंटलिस्ट हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। तो यानी कि किसी चीज को जब आप बांट देते हैं, यानी आप क्या बना देते हैं, सेक्ट्स। और सेक्ट से वर्ड बना सेक्टेरियन। सेक्टेरियन मतलब अपने जो आपका जो ग्रुप है, आपका जो सेक्ट है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट उसमें है, उसके भलाई में है, उसी से रिलेटेड आप अपनी राजनीति करेंगे और दोनों चीजों में विभाजन करेंगे। जैसे एक बार एक फिलोसोफर ने कहा था कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें क्या कॉमन है। सब धर्मों में दुनिया के एक चीज कॉमन है कि हमारा धर्म अच्छा और बाकी सब खराब है। यानी कि वो एक सेक्टेरियन थॉट है। सेक्टेरियन मतलब विभाजित कर देने वाली, बांटने वाली, डिफरेंसेस क्रिएट करने वाली, उसको बोलते हैं सेक्टेरियन। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने व्यूज में, अपने विचारों में कैसे हैं, सेक्टेरियन। यूनिफाइड नहीं है, यूनाइसन में बात नहीं करते, एकजुटता नहीं है। सररेप्टिशियसली, सररेप्टिशियसली मतलब कोई काम छुप के करना, दबे पांव करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर वापस आए, रात को लेट हो गए, तो आपका जो जो डॉग है वो सो रहा था, तो आपने सोचा अगर आप तेजी से आवाज करके अंदर आएंगे तो वो उठ जाएगा, तो आप दबे पांव एकदम अंदर आने की कोशिश की आपने, यानी सररेप्टिशियसली, दबे पांव, छुप के। तो इसके लिए 5 कम से कम शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जब सीक्रेटली की जाए तो उसे बोलते हैं सररेप्टिशियसली। पहला शब्द है स्टेल्थ। स्टेल्थ क्या होता है, स्टेल्थ मतलब होता है छुपके। आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा, स्टेल्थ फाइटर। अभी चाइना ने एक स्टेल्थ फाइटर बनाया है। स्टेल्थ फाइटर का मतलब वो छुप के वार करेगा। इसी तरह स्टेल्थ सबमरीन भी होती है, पनडुब्बी होती है, पानी के नीचे छुप के वार करती है। स्टेल्थ फाइटर, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। दूसरा है क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन मतलब होता है कोई काम अगेन छुप के करना, कोई चीज छुपाना। फर्टिव मतलब भी वही है, स्लाई एडवर्ब के तौर पे ज्यादा यूज होता है, जैसे स्लाइली, मैं घर के अंदर छुप के आया, यानी आई एंटर द हाउस स्लाइली। या फिर आप कोवर्ट बोल सकते हैं। कोवर्ट एक एडजेक्टिव है, जैसे हमारी आर्मी ने एक कोवर्ट ऑपरेशन किया है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, तो वो किस तरह का ऑपरेशन था, वो कोवर्ट ऑपरेशन था, यानी छुप के किया गया था, उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। एक्लिप्स, एक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण, लेकिन ये ग्रहण के तौर पे हम यूज नहीं करते रियल लाइफ में। एक्लिप्स मतलब ग्रहण, या कोई चीज जब छुप जाती है, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, सोलर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स है। लेकिन एक्लिप्स हम रियल लाइफ में किस तरह यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को छुपा देती है तो उसे बोलते हैं एक्लिप्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट से जो आम आदमी पार्टी है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन जो केजरीवाल जी का टैलेंट है वो सबको एक्लिप्स कर देता है, यानी वो सबको छुपा देता है। या मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, एक हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वाइफ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो अपने हस्बैंड के टैलेंट को एक्लिप्स कर देगी, यानी बिल्कुल उसे ब्लॉक कर देगी एक तरह से मतलब उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। यानी जब आप कोई चीज छुपाते हैं, यहां पे छुपाने का मतलब हाइड करना नहीं है। एक्लिप्स और हाइड में फर्क है। हाइड करना मतलब किसी चीज को नजरों से छुपा देना, और एक्लिप्स मतलब जैसे किसी चीज की क्वालिटी अगर दूसरी से दब जाती है तो उसे एक्लिप्स बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। डिसेमिनेट, डिसेमिनेट मतलब होता है कोई चीज फैलना, कोई चीज का जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन होना। डिफ्यूजन और डिसेमिनेट एकदम सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो विचार हैं अभी सिर्फ हरियाणा तक सीमित हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरे विचार पूरे भारत में डिफ्यूज हो जाएंगे। यानी डिफ्यूज हो जाएंगे मतलब डिसेमिनेट, फैल जाएंगे, वाइड स्प्रेड हो जाएंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसे बोलते हैं डिसेमिनेट। ये डिसेमिनेट कोई भी चीज हो सकती है, ये बीमारी भी हो सकती है डिसेमिनेट। कोई बीमारी अगर वो फैल रही है तो आप बोल सकते हैं कि द जर्म्स आर डिसेमिनेटिंग। या अगर बॉडी है, बॉडी में कोई अभी कोई हाथ तक कोई डिजीज था लेकिन पूरी बॉडी में फैल गया, तो आप बोलेंगे द जर्म्स हैव डिसेमिनेटेड इन द एंटायर बॉडी। ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब होता है बहुत ही भद्दा, अश्लील जिसे कहते हैं, अश्लील। ये अश्लीलता किसी भी चीज की हो सकती है, ये भाषा की हो सकती है, या कोई नग्नता हो सकती है जो फिल्मों में होती है। वल्गैरिटी, इनडिसेंसी, कोई ऐसी चीज जो शराफत ना हो, जिसमें कोई गंदे वर्ड बोलना, गंदी भाषा, गंदे जो चित्र हैं, चलचित्र, उस सब को बोलेंगे ऑब्सीन। तो ऑब्सीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो वुमेन डिमांड स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट ऑब्सेनिटी, यानी जो महिलाएं हैं वो ऑब्सेनिटी के खिलाफ बहुत ही सख्त कानून चाहती हैं। इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी मतलब होता है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड, बहुत ही, जैसे अगर आप कोई भारत की कोई ट्रेडिशनल पेंटिंग देखेंगे, या कोई जो जो बढ़ई होता है वो बुनकरी करता है, कपड़ों के ऊपर जो सिल्वर वर्क करता है, नक्काशी करता है, तो उसमें आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया होता है। आप अगर हमारी कोई पुरानी गुफाओं में जाएंगे, उन पर अगर दीवारों में पेंटिंग्स देखेंगे, उनकी इंट्रिकेसीज देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है उनके अंदर, तो उसको बोलते हैं इंट्रिकेसी। किसी चीज़ को जब करना बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, डिटेल्ड, उसको बोलते हैं उसकी इंट्रिकेसी।
तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में इंट्रिकेट होना पड़ेगा, उसकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल्ड उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। क्रेवाइस, क्रेवाइस बोलते हैं दरार को। जैसे दीवार में दरार आ जाती है, पहले दीवार में अगर कोई पानी गिरता है तो वहां सीलन आ जाती है, दीवार सील जाती है, फिर दरार आ जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रेवाइस, दरार आ जाना। जनरली जो दरार है ये, वैसे तो हम इसको इस तरह भी यूज करते हैं कि जैसे दोस्ती में दरार आ गई, लेकिन उसके लिए फिर क्रेवाइस यूज नहीं करते। क्रेवाइस हम सिर्फ सरफेसेस के लिए यूज करते हैं, सिर्फ जिसे कहते हैं कि जो फिजिकल सरफेसेस हैं उनके लिए यूज करते हैं। दरार, किसी में कोई पहाड़ के अंदर दरार है जहाँ से पानी अंदर जा रहा है, तो आपने सुना होगा बहुत तरह की ऐसी गुफाएं बन जाती हैं, उनमें पानी आता है कहीं ऊपर से, तो क्रेवाइसिस से आता है। तो फिशर भी बोलते हैं इसे, क्रैक भी बोल सकते हो, दीवार में क्रैक आ गया, क्रेवाइस बन गया, एटसेट्रा। एम्फेटिकली, एम्फेटिकली मतलब पूरे जोश के साथ, पूरे बल के साथ। मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल किया और उन्होंने बहुत ही एम्फेटिकली उसका आंसर दिया, पूरी अपनी शक्ति के साथ दिया, पूरे बल के साथ उसका जवाब दिया। किसी भी चीज को बहुत बल के साथ, पूरी शक्ति के साथ करना, यानी एम्फेटिकली करना, बहुत ज्यादा एक्टिव होना, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा ताकत के साथ करना, एम्फेटिकली करना। प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव मतलब होता है विशेष अधिकार। किसी पर्सन का अपने पद के हिसाब से अगर कोई विशेष अधिकार है तो उसे प्रेरोगेटिव है वो उसका। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए तो भारत में वो किसका प्रेरोगेटिव है कि वो उसे फांसी माफ कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। यानी भारत में जो फांसी की सजा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में 125 करोड़ लोगों में सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है, क्योंकि ये इसका प्रेरोगेटिव है। प्रेरोगेटिव मतलब विशेष अधिकार जो किसी व्यक्ति के पास आता है अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपने पद के हिसाब से। लॉबिंग, लॉबिंग मतलब साइड लेना किसी की। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं, एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के, दूसरी तरफ है हिलैरी क्लिंटन जो डेमोक्रेटिक पार्टी की है। अब कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की साइड ले रहे हैं, और कुछ हैं जैसे CNN वगैरह हैं जो हिलैरी क्लिंटन के खरीदे हुए हैं। तो कहने का मतलब कुछ कोई पक्ष लेना, पक्षपाती हो जाना, उसको बोलते हैं लॉबिंग करना। यानी किसी चीज को सपोर्ट करना, उसको उसके हितों के लिए आगे आना, उसको बोलते हैं लॉबिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल जो जो टोबैको कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा लॉबिंग करती हैं, वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो तंबाकू के लिए लॉबिंग करती हैं। मतलब वो तंबाकू से रिलेटेड कोई भी ऐसा बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होने देती जिससे तंबाकू पे तंबाकू अंकुश लग सके। तो लॉबिंग करना यानी किसी चीज को अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी अहमियत से उसको सपोर्ट करना। खासकर ये वर्ड यूज होता है लॉबिंग लेजिस्लेशंस के अंदर, नए जब कानून बनते हैं तो उनमें लॉबिंग होती है। रेडिकलिज्म, रेडिकल वो व्यक्ति होता है जो अपने विचारों में इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा वो उस चीज को, जिसे कहते हैं अंधभक्ति, रेडिकलिज्म। तो जैसे जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो रेडिकल होते हैं, यानी वो अपने जो पक्ष है, अपना जो ओपिनियन है उसे बिल्कुल नहीं हिलते, वो है रेडिकल। और एक व्यक्ति होता है लिबरल, लिबरल, लिबरल मतलब जो अपने विचारों में थोड़ा एकोमोडेटिंग टाइप का होता है, थोड़ा सा अपने विचारों में जो नए विचारों को जगह दे, जो फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा अपने विचारों में, उसे बोलते हैं लिबरल। और एक होता है रेडिकल। तो जो रेडिकल होता है, रेडिकल मतलब कोई ऐसा जो एकदम एक्सट्रीम, जिसे कहते हैं बहुत एक्सट्रीम बात करना, उसको बोलते हैं रेडिकलिज्म। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो काफ़ी जो टेररिस्ट हैं वो एक विशेष धर्म के होते हैं, तो उस धर्म के लोगों को अमेरिका में आने से ही बैन कर दो। यानी ये एक बहुत कैसा, ये एक स्टेटमेंट था, बहुत ही रेडिकल स्टेटमेंट था, बहुत ही गलत, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, तो इसको बोलते हैं रेडिकल। रिकोर्स, रिकोर्स मतलब रास्ता। अब यहां रास्ता क्या? रास्ता मतलब यहां पाथ से नहीं है रिकोर्स। रिकोर्स मतलब जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता लेते हो तो उसे रिकोर्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, पहले मेरे पड़ोसी से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने सारे रास्ते अपनाए, सारे रिकोर्स लिए, लेकिन अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था और वो था कानून का दरवाजा खटखटाना। यानी द ओनली रिकोर्स दैट आई हैड दैट वाज लेफ्ट विद मी वाज टू टेक लीगल एक्शन। रिकोर्स मतलब कोई आपके पास किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोई रास्ता बचा, उसे रिकोर्स बोलते हैं। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट होता है बहुत ही सख्त, स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, सख्त। कोई आपका कॉलेज है, वहां पे बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। अगर 7 बजे के बाद अगर आप नहीं आए हॉस्टल में वापस तो आपके 10,000 रुपये फाइन लगेगा। यानी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त कानून है, स्ट्रिंजेंट लॉज। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी वर्ड बना एग्जाम्पल से। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बोलता है कि ये व्यक्ति हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है, यानी ये व्यक्ति एग्जाम्पलरी है, यानी हम सबके लिए एक रोल मॉडल की तरह है। एग्जाम्पलरी मतलब जब आप किसी, एग्जाम्पलरी कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई अचीवमेंट भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है।
तो जो अरुणिमा सिन्हा है, अरुणिमा सिन्हा कौन है? अरुणिमा सिन्हा ने उनकी एक टांग नहीं है, उनकी टांग काटनी पड़ी थी जब उनको ट्रेन से कुछ लोगों ने फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, एक बार नहीं, दो बार। तो उनका ये जो उनकी ये उपाधि है, जो उन्होंने अचीव करा है, वो क्या है? एग्जाम्पलरी, हम सबके सामने एक रोल मॉडल है वो। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा, इतना बुरा कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो पेपर था, मैंने इतना गंदा लिखा कि वो टीचर इग्नोर ही नहीं कर पाई। इट वॉज अ फ्लैग्रेंट डिस्प्ले ऑफ केयरलेसनेस, यानी मेरी जो केयरलेसनेस थी, मैंने बिल्कुल जो ध्यान नहीं दिया, तो मेरी लापरवाही थी, वो इतनी ज़्यादा फ्लैग्रेंट थी कि उसने टीचर को मजबूर कर दिया कि वो मुझे मेरे खिलाफ एक्शन ले। फ्लैग्रेंट मतलब कोई चीज़ इतनी खराब, इतनी साफ साफ दिखे कि उस पर एक्शन लेना पड़े, यानी उसको छुपाया ना जा सके, उसको इग्नोर ना किया जा सके, उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंट। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मतलब होता है वो चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट होती है, सर्वत्र, हर जगह। जैसे भगवान यूबिक्विटस है, हर जगह प्रेजेंट है। जैसे हवा, जैसे आजकल इंटरनेट, आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ अपना वाईफाई ऑन कीजिए, कोई ना कोई इंटरनेट जरूर दिखाएगा वहाँ पे रेंज में। तो यूबिक्विटस मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट हो। इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब हर 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 चीज़ या सब कुछ को बोलते हैं ओमनी। तो ओमनी प्रेजेंट मतलब वो चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट होती है। नटशेल, नटशेल वैसे तो होता है जैसे अखरोट खाते हैं या कोई भी नट खाते हैं हम, कोई भी मेवा खाते हैं, उसका जो छिलका होता है उसे नट बोलते हैं, जो कठोर होता है। तो ये नट शेल है। आपने अखरोट निकाल लिया, बाकी जो बचा वो नट है। लेकिन नट शेल हम यूज किस तरह करते हैं? आजकल हम यूज करते हैं किसी चीज को संक्षिप्त में, क्योंकि नट जो होता है वो छोटा होता है, नट शेल। जैसे आपने मुझे कोई कहानी सुनाई, तो मैं बोलता हूं कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि आपकी मैं पूरी कहानी सुनूं, आप मुझे इन अ नटशेल बताइए, यानी मुझे छोटा बताइए, ब्रीफ करके बताइए। यानी मुझे ब्रेविटी चाहिए। ब्रेविटी मतलब कम शब्दों का इस्तेमाल, लैकोनिक। मुझे प्रोलिक्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा शब्द मत बताइए, मुझे कम शब्दों में बताइए। तो यानी मुझे इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब कम शब्दों में, या किसी चीज का कंक्लूजन क्या है, बस मुझे कंक्लूजन बताओ। कोई पिक्चर देखी तो मुझे पूरी पिक्चर का टाइम नहीं है, आप मुझे ये बताओ उस पिक्चर से सीख क्या मिली, उस पिक्चर से लर्निंग्स क्या मिली, इन अ नटशेल, टेल मी द मूवी इन अ नटशेल। डैम्पन, डैम्पन मतलब जब कोई चीज आपकी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इतना बीमार हो गया कि एग्जाम क्लियर करने की मेरी जो सारी उम्मीदें थी वो खत्म हो गई, वो कम हो गई, यानी माई होप्स वर डैम्पन। मेरी जो जितनी भी होप थी, मेरी उम्मीद थी, वो डैम्पन हो गई। जब कोई चीज बहुत ज्यादा कम हो जाती है अपनी क्वालिटी या क्वांटिटी में, उसे बोलते हैं डैम्पन। थ्वाट, थ्वाट मतलब होता है किसी को रोकने की कोशिश करना किसी काम से, किसी को, किसी के रास्ते में बाधा बनना, उसे इंपीड करना या उसे ऑब्स्ट्रक्ट करना। नदी बह रही है, आपने आगे पत्थर लगा दिए, आप पानी का फ्लो क्या कर रहे हो? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, इंपीड कर रहे हो, रोक रहे हो, थ्वाट कर रहे हो। तो थ्वाट मतलब किसी चीज को रोकने की कोशिश करना, उसे बोलते हैं थ्वाट करना। सो ये था इस हफ्ते का हिंदू न्यूज़पेपर का वीडियो। हिंदी भाषा में कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स में लिख के बताइए। अब अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे बताइए फिएट का मतलब क्या होता है और कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है। बहुत ही अच्छे शब्द हैं। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है और फिएट का मतलब क्या होता है, कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू।